Hello everyone, this is Anand Singh. Welcome to my YouTube channel Social Study Point. The Rise of Nationalism in Europe. ये चैप्टर 1 है क्लास 10 की हिस्ट्री। ये चैप्टर को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाकर मेरे YouTube चैनल पे ये लेक्चर को देख सकते हैं, टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं और पूरे सीरीज में भी देख सकते हैं। इसमें से मैंने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया है जो कि मैं आज डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी। तो मेन एम क्या था इनका? द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वाज टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम एन ऑब्सोल्यूट मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन। तो एक ऐसी नेशन स्टेट की कल्पना करना चाह रहे थे जहाँ पे लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो और फर्टर्निटी हो, और यहाँ जो पावर है, ऑब्सोल्यूट मोनार्क का जो पावर है वो किसको हाथों में देना चाह रहे थे? कॉमन सिटीजन के हाथों में देना चाह रहे थे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो, जैसे लॉ पैट्री और ली सिटियोन जैसा। सेकंड है, व्हाट वाज द नपोली कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। द सिविल कोड 1804 इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये कोड किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अबोलिस्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जो मतलब जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज दिया जाता था उसे खत्म किया नेपोलियन ने। और क्या इस्टेब्लिश किया था? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और इसके बाद उन्होंने मतलब नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सिंप्लीफाइड किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड लोकल पॉपुलेशन रिएक्ट टू नेपोलियंस रूल इन कनकर्ड टेरिटरीज इनिशियली एंड लेटर। तो किस तरह का रिएक्शन हुआ था? इनिशियली पीपल इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड सिटीजन लाइक ब्रुसेल वेलकम फ्रेंच आर्मी। तो स्टार्टिंग में तो ये सारे जो देश हैं, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल, उन्होंने वेलकम किया, लेकिन बाद में क्या हो गया? इनिशियली इन्थुसियाज्म टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वर अकम्पनीड बाय इंक्रीज टैक्सेशन। मतलब बाद में क्या हुआ? पहले तो स्टार्टिंग में वेलकम किया, फिर बाद में जब धीरे धीरे क्या हुआ? टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया गया और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन यानी आर्मी में जबरन भर्ती करवाया गया बिना पूछे। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव में है, फर्स्ट है आपका टू रिस्टोर द बॉर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रोन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो बॉर्बन डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया गया था उसे रिस्टोर करना। सेकंड है आपको है अंडू मोस्ट चेंजेस क्रिएटिंग ड्यूरिंग द नेपोलिक वार। तो नेपोलिक वार ने जो चेंज किया था उसे फिर से अंडू यानी फिर से रिस्टोर करना। थर्ड है टू स्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ बफर स्टेट ऑन फ्रांस बॉर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन। फिर उन्होंने बफर स्टेट क्रिएट किया फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज ड्यूक मेटरनिक फेमस रिमार्क अबाउट फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट कोट है ड्यूक मेटरनिक का। ड्यूक मेटरनिक रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बोल रहा है कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। He said this because major political event or revolutionaries uprising in France constantly। तो एक तरह का मतलब अपराइजिंग हो रहा था रिवोल्यूशनरी का फ्रांस में, एंड स्पार्क्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अक्रॉस यूरोप। और पूरे यूरोप में एक तरह क्या चिंगारी भड़क गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोल्बरीन एंड व्हाई वाज इट फॉर्म्ड इन 1834। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2011, 14 और 18 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोल्बरीन। जोल्बरीन वॉज कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन 1834। तो जोल्बरीन है क्या? एक तरह का कस्टम यूनियन है, और ये कब फॉर्म किया गया था? 1834 में किया गया था। किसके हेल्प से? पुर्सिया के हेल्प से किया गया था। इट अबॉलिश टैरिफ बैरियर। तो जो टैरिफ बैरियर लगाया गया था उसे हटा दिया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। जो करेंसी 30 था, 30 करेंसी यूज होता था यहाँ पे, उसको 2 पर ला दिया गया है। और ट्रेड को प्रमोट किया गया और नेशन इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया गया, मतलब जोड़ा गया। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर इन 19th सेंचुरी। ये 2011 और 14 में पूछे गए हैं।
तो पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। किसके लिए है इंडिविजुअल फ्रीडम? ये इसके लिए मतलब इसका मतलब ये था इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। इकोनॉमिकली इट डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो ये क्या डिमांड करना चाह रहे थे? फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन हो ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ताकि गुड्स और कैपिटल इजिली मूव कर सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेल हो सके। 8 क्वेश्चन है, हु वॉज गुजिपी मजनी? मेंशन 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय हिम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 2 सीक्रेट सोसाइटी का नाम बताना है जिन्हें गुजिपी मजनी ने इस्टेब्लिश किया था। तो फर्स्ट है यंग इटली मर्सेल, और सेकंड क्या है? यंग यूरोप इन बहरेन। तो ये इंपॉर्टेंट 2 सीक्रेट सोसाइटी है जो गुजिपी मजनी ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो वो क्या था? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 टू 1829 ये था। 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काउज द सेल्सियन वेवर अपराइजिंग 1845। तो क्यों अपराइज हुआ था सेल्सियन वेवर्स? द अपराइजिंग वॉज काउज्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड रॉ मटेरियल टू वेवर एंड बाउट फिनिश्ड टेक्सटाइल। तो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हुआ था ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने उनका वेजेस को अचानक कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। एंड डिस्परेट फॉर फेयर वेजेस वेवर अटैक द कॉन्ट्रैक्टर होम। और वेवर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर के होम पे अटैक किया था। 11th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड व्हाई डिड इट फेल। ये फेल क्यों हो गया? 2015 और 17 में पूछे गए हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 was an all German nation assembly convened St. Paul's Church to draft a constitution for a unified Germany। तो यूनिफाइड जर्मनी बनाने के लिए क्या किया गया था? एक नेशनल असेंबली आयोजन किया गया था। कहाँ पे? चर्च में, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ था। इट फेल्ड क्यों हुआ? इट फेल्ड बिकॉज किंग फेडरिक वेलम IV ऑफ प्रूसिया रिजेक्टेड ऑफ क्रॉन ऑफर टू हिम। तो जो जिन्हें किंग बनाया जा रहा था, किंग फेडरिक विलियम IV को, उन्होंने क्रॉन को लेने से मना कर दिया। एंड असेंबली लॉस्ट सपोर्ट आफ्टर टर्निंग अवे फ्रॉम वर्कर डिमांड। इस कारण वो क्या हुआ? असेंबली लॉस्ट हो गया। 12th क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हें बोला जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट है? ऑटोमन बिस्मार्क, इन्हें बोला जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क को बोला जाता है जर्मन यूनिफिकेशन के दाता बोला जाता है। ये कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पुर्सिया, यानी पुर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, इन्हीं को बोला जाता है। ही अचीव्ड यूनिफिकेशन थ्रू 3 वॉर्स। तो उन्होंने जो यूनिफिकेशन किया उनके चलते उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, कल्मिनेटिंग इन विक्ट्री ऑफ पुर्सिया। ये तीनों लड़ाइयाँ ऑटोमन बिस्मार्क ने जीता। 13 क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी इन 1871। तो किन्हें प्रोक्लेम किया जाता है जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए? केसर विलियम I को बोला जाता है। केसर विलियम I ऑफ पुर्सिया वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर एट अ सेरेमनी हेल्ड इन हॉल ऑफ मिरर। ये कहाँ पे हुआ था सेरेमनी? हॉल ऑफ मिरर एट वर्सेल ऑन जनवरी 1871। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मेंशन 3 लीडर्स हु प्लेड अ मेजर रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंशन 3 लीडर, वो 3 लीडर का नाम बताना है जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन किया। तो फर्स्ट है गुजिपी मजनी, सेकंड है काउंट केवर, और थर्ड है गुजिपी गैरिबाल्डी। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो किनको बोला जाता है, किन्हें प्रोक्लेम किया जाता है? विक्टर इमैनुअल II को,
जो कि सर्डानिया पिडीमोंट वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861। तो विक्टर इमैनुअल 1 है, सॉरी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। जैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ उस तरह ब्रिटेन का यूनिफिकेशन नहीं हुआ। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बहुत यूनिक तरीके से हुआ। अनलाइक रिवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज, ब्रिटिश यूनिफिकेशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहिल, मतलब ये अचानक नहीं हुआ। इट वॉज अ लॉन्ग पार्लियामेंट्री प्रोसेस थ्रू विच द इंग्लिश नेशन ग्रेजुअली असर्टेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द नेबरिंग रीजन। तो उन्होंने ये और किसके मदद से हुआ था? स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड थ्रू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। हाउ डिड रोमांटिज्म कंट्रीब्यूट टू नेशनल फीलिंग इन यूरोप? ये 2013 और 15 में पूछे गए हैं। रोमांटिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट क्रिटिसाइज रीजन एंड साइंस, फोकसिंग ऑन instead on emotion, intuition and mystic feeling. Romantic thinker used folk culture, song, poetry, जिन्हें किसमें बोला गया है? डास वोल्क में बोला गया है, एंड नेटिव लैंग्वेज टू फोस्टर शेयर्ड नेशनल हेरिटेज। यानी रोमांटिज्म केवल लड़ाई लड़कर झगड़ा कर कर ऐसे नहीं जीता जा सकता है। मतलब ये क्या बोलते हैं, रोमांटिज्म को ऐसे करके मतलब हम नेशनलिस्ट फीलिंग को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं केवल लड़ाई लड़कर। हमें नेशनलिज्म को फीलिंग को हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू कल्चर से, सॉन्ग से, और ये किसमें? डास वोल्क में मिला जाता है, मतलब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वर द एलेगरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। तो एलेगरी के बारे में बताना है। तो फ्रांस का क्या था एलेगरी? मैरियाने वेयरिंग रेड कैप ट्राई कलर रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड फ्रेंच रिपब्लिक। और वहीं जर्मेनिया को क्या बोला जाता है? जर्मेनिया का जो एलेगरी क्या था? जर्मनी का जर्मेनिया बोला जाता था उसे, जो कि वेयरिंग ऑफ ओक लिप्स रिप्रेजेंटेड हीरोइज्म एंड जर्मन नेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन है व्हाट वर द 1830s नोन फॉर यूरोप गिव टू मेन रीजन। तो 1830 का क्या यूरोप का बताना है, 2 रीजन भी बताना इसमें। 1830 नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830 को ग्रेट हार्डशिप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एन एनर्मस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अक्रॉस यूरोप फीलिंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और उसका कारण क्या था? वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर, लीडिंग राइजिंग फूड प्राइजेस, पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री साइड। पॉपुलिज्म मतलब होता है गरीबी। ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड बाल्कन रीजन बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन आफ्टर 1871। ये 2011, 18 और 20 में पूछे गए हैं। तो बाल्कन है डाइवर्स एथनिक ग्रुप। तो बाल्कन क्या है? वहाँ पे डाइवर्स है, मतलब अलग अलग देश वहाँ पे रह रहे थे, अलग अलग लोग रह रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज थी उनकी। अंडर द वेकिंग ऑटोमन एम्पायर एज स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये सब किस लिए? एक संघर्ष कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। और ये किससे संघर्ष कर रहे थे? ये बिग पावर से संघर्ष कर रहे थे, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। साउथ डोमिनेंस ओवर द रीजन टर्निंग it into an intense conflict zone that eventually led World War I। यहीं से World War I को वर्ल्ड भड़का यहीं से। 21 है क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What did Frederick Surio visualizing his four print in 1848। तो उन्होंने अपने जो प्रिंट में क्या विजुअलाइजेशन किया है? Frederick Surio visualized a world made of democratic and social republic। His print shows people of Europe, America marching together। तो उन्होंने क्या विजुअलाइज किया कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका के पीपल क्या कर रहे हैं? एक तरह का होमेज दे रहे हैं किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, एंड सिम्बलाइजिंग नेशनल यूनिटी एंड फ्रीडम ओवर ऑब्सोल्यूट मोनार्क। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आने वाले भी प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन सब आने के पूरे चांसेस है। तो आप लर्न जरूर करें, एक बार रीड कर ले, देख ले। थैंक यू।